हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेडमिक एक्सेलेंस इन स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विज्ञान का 086 कोड है कक्षा 10वीं क्लास का नमूना प्रश्न पत्र जो कि रिलीज किया है CBSE ने। आप सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कोई व्यक्ति नमूना प्रश्न पत्र विज्ञान का हिंदी में पढ़ाए, तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ यह हिंदी का प्रश्न पत्र। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसे लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र का समय है 3 घंटे और ये 80 नंबर का प्रश्न पत्र है। यह 4 खंडों में बटा हुआ है, खंड A, B, C और D। खंड A में प्रश्न 1 से 20 तक के प्रश्न है। खंड B में प्रश्न 21 से 26 तक के प्रश्न है। खंड C में प्रश्न 27 से 33 तक के प्रश्न है। खंड D में 34 से 36 तक के प्रश्न है। खंड A के सभी प्रश्न जो हैं 1-1 नंबर के हैं। खंड B के सभी प्रश्न 2 अंक के होते हैं। खंड C के सभी प्रश्न 3 अंक के हैं और खंड डी के सभी प्रश्न 5 अंक के हैं। तो इन सब नंबर को जोड़ने के बाद हमारे पास आ रहा है 80। पिछली वीडियो में प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 16 तक के सभी प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े हैं, बहुत लोग मेरा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आगे का प्रश्न कब कराएंगे सर। तो मैं भी बहुत बिजी था, आपकी सारी वर्कशीट सॉल्व कर रहा हूँ, आपके लिए लगा हुआ हूँ। तो आप भी थोड़ा सा सब्र करिए, मैं सारे प्रश्न कराऊंगा। आज हम कर रहे हैं प्रश्न 17 से 20 तक। तो चलते हैं प्रश्न 17 की तरफ। प्रश्न 17 जो है इसके 5 पार्ट हैं। प्रश्न 17 के 5 पार्ट हैं 1 से लेकर 5 तक। यह 5 जो पार्ट हैं ये पांचों बहुविकल्पीय हैं। बहुविकल्पीय का मतलब इन पांचों में 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। मगर ये 5 में से कोई 4 प्रश्न ही करने हैं और 4 प्रश्न का मतलब ये है कि आपके 4 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न ये है, सभी जीवित कोशिकाओं को विभिन्न गतिविधियों के लिए। तो हमें पता है कि जो भी जीवित कोशिकाएं होती हैं उनको बहुत सारी गतिविधियां करनी पड़ती हैं। उन सभी गतिविधियों के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा जो है वो कार्बोहाइड्रेट के टूटने के बाद उन्हें मिलती है। सभी कोशिकाओं को ऊर्जा की जरूरत होती है और ऊर्जा उन्हें कार्बोहाइड्रेट के टूटने के बाद मिलती है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है यह 2 तरीके से मिलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मिलता है तो उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मिलता है तो उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न पहला है 17 का पहला प्रश्न, उच्च पौधों और जानवरों के मामले में ऊर्जा प्राप्त कहाँ से होती है। ध्यान रखिएगा, उच्च पौधों का मतलब होता है एडवांस पौधे यानी प्लांट्स और एनिमल्स। तो एडवांस प्लांट और एनिमल में ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। तो जब आप जानते हैं कि हम सभी जो है एडवांस हैं, बर्गर का पेड़ भी एक एडवांस है, तो सेम ऐसे ही इन उच्च पौधों और जानवरों के मामले में ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है। सांस लेने से, ऊतक श्वसन से, अंग श्वसन से या भोजन के पाचन से। तो हम एक एक करके देखते हैं। भोजन के पाचन से ऊर्जा हमें नहीं मिलती क्योंकि भोजन के पाचन से हमें मिलता है ग्लूकोज और यह ग्लूकोज आगे श्वसन प्रक्रिया में टूटता है, तब जाके हमें एनर्जी मिलती है यानी ऊर्जा मिलती है। तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर सी को देखें अंग श्वसन से, तो हम जब भी कार्य करते हैं तो हमारा कोई एक पूर्ण रूप से कार्य नहीं करता, कोई एक अंग पूर्ण रूप से कार्य नहीं करता। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरा ये गाल वर्क कर रहे हैं, माउथ वर्क कर रहा है, बाकी ऑर्गन जो है सारे वर्क नहीं कर रहे। तो एक अंग पूर्ण रूप से कार्य ना करके कुछ मांसपेशियां, कुछ ऊतक कार्य करते हैं और यह इसका उत्तर इसलिए ऊतक हो जाएगा क्योंकि ऊतक ही कार्य करते हैं। पूरा अंग या फिर भोजन से या सांस लेने से ऊर्जा हमें नहीं मिलती। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ऊतक श्वसन से। 17 का दूसरा पार्ट है, यह भी 1 नंबर का प्रश्न है और बहुविकल्पीय है। यहाँ पे बताया गया है कि एक एथलीट मतलब एक धावक जो है वो 400 मीटर की रेस दौड़ रहा है। उस 400 मीटर की रेस में उसके शरीर के अंदर लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड बन रहा है। उसकी मात्रा को यहाँ पे दर्शाया गया है कि ए स्टेज पे उसके अंदर लैक्टिक एसिड 0 से 2 के बीच में है, बी और सी स्टेज पे लैक्टिक एसिड 4 से 6 के बीच में है, डी स्टेज पे लैक्टिक एसिड की मात्रा बहुत अधिक है और ई स्टेज यानी उसकी रेस जब खत्म हो रही है तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड और भी कम हो जा रहा है। तो यहाँ पूछा गया है 400 मीटर दौड़ने के दौरान एथलीट में लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है। इनमें से कौन सी प्रक्रिया इस घटना की व्याख्या करती है। तो आप जानते हैं कि लैक्टिक एसिड जो बनता है वो बनता है बिना ऑक्सीजन के। जब बिना ऑक्सीजन के लैक्टिक एसिड बनता है तो बिना ऑक्सीजन वाली जो श्वसन प्रक्रिया है वह अवायवीय श्वसन प्रक्रिया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अवायवीय श्वसन।
17 का तीसरा पार्ट है जिसमें एक ग्राफ दे रखा है यहाँ पे ग्राफ ए यानी आरेख ए और आरेख बी, प्लॉट ए और प्लॉट बी। तो प्लॉट ए और प्लॉट बी को सबसे पहले हमें पहचानना है कि यह वायवीय श्वसन है या अवायवीय श्वसन है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि यह वायवीय श्वसन होगा या अवायवीय श्वसन होगा। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन जाने के साथ साथ हमें उसी वक्त ऊर्जा मिलने लग जाती है और वह ऊर्जा निरंतर समानांतर बनी रहती है। निरंतर समानांतर मतलब निरंतर समान रूप से हमें मिलती रहती है, वह ऊर्जा घटती नहीं है। तो यहाँ से आप देखेंगे इस ग्राफ को, प्लॉट ए को, तो प्लॉट ए में दिखेगा आपको यहाँ पे ऊर्जा नहीं है और जब ये ऊर्जा बढ़ी है तो यह ऊर्जा बराबर रही है। तो यानी प्लॉट ए जो होगा वो वायवीय श्वसन का उदाहरण होगा, यानी वायवीय श्वसन को दर्शा रहा होगा, और प्लॉट बी जो होगा वो अवायवीय श्वसन को दर्शा रहा होगा। तो इस ग्राफ को देखने के बाद ही आपको तुरंत पता लग जाएगा कि प्लॉट ए वायवीय श्वसन है और प्लॉट बी अवायवीय श्वसन है। तो आप यहाँ देखिए, अब प्रश्न में इन चार में से कोई एक चुनना है। तो प्लॉट ए वायवीय श्वसन है जो इस ग्राफ से हमें पता लग रहा है। ये दोनों उत्तर नहीं होंगे क्योंकि प्लॉट ए वायवीय श्वसन का है, तो इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। अब आगे की बात करते हैं। प्लॉट ए वायवीय श्वसन है, प्लॉट बी अवायवीय श्वसन है, और अगर औचित्य को देखें तो वायवीय श्वसन में ऊर्जा हमेशा लगातार बनी रहती है हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे लिखा है वायवीय में ऊर्जा की मात्रा कम, यानी कम होने के वजह से, यहाँ जो कम लिख रखा है इसके वजह से यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वायवीय में ऊर्जा की मात्रा अधिक। वायवीय में ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है, हाँ बिल्कुल सही है। सुसंगत होती है मतलब हमेशा हमारी बॉडी में बनी रहती है ऊर्जा, और अवायवीय में कम होती है। तो यह ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा। आप अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि मैं यह प्रश्न बहुत मेहनत के साथ आप सभी को समझा रहा हूं, यह बिल्कुल ठीक समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर आप बहुत आसानी से मेरे को कमेंट लिख के बता सकते हैं कि यह प्रश्न मुझे नहीं आया। मैं आपको और भी तरीके से इस आंसर को बताऊंगा। 17 का चौथा प्रश्न है, यहाँ पूछा गया है अवायवीय श्वसन में देखी जाने वाली विशिष्ट प्रक्रियाएं। तो अवायवीय श्वसन के बारे में पहले लिखते हैं। अवायवीय श्वसन में हमारे पास होता है यहाँ पे ग्लूकोज, और ये जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है। तो हमारे पास बनता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये अवायवीय श्वसन का अभिक्रिया है। अवायवीय श्वसन में बन रहा है लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो यहाँ पे हम चुन लेते हैं कि यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है, ऊर्जा बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही होंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती, ऑक्सीजन की होती है अनुपस्थिति। इस कारण से ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति वाला ये जो ऑप्शन है ये कट हो जाएगा, और बी सी डी सही होने के कारण ऑप्शन अ ब स द में स ऑप्शन जिसमें बी सी और डी दे रखा है यह सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 का पांचवा पार्ट है, यह भी 1 नंबर का है। यहाँ पर भी 2 तालिकाएं दे रखी हैं। एक तालिका में वायवीय श्वसन और दूसरे तालिका में अवायवीय श्वसन के बारे में दे रखा है। ध्यान रखिएगा, ये वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन का जो प्रश्न है, जहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है या कहाँ बनता है या कैसे बनता है, यह बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आप मार्क कर लीजिए उस तालिका को, ये जो प्रश्न है इस तालिका को भी मार्क कर लीजिए कि यह प्रश्न इस बार भी एग्जाम में आने वाला है, यह पक्का बात है। तो चलिए आप देखते हैं इस प्रश्न को, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। इसमें दे रखी है वायवीय श्वसन की स्थिति, अंतिम उत्पाद, एटीपी की मात्रा और ऑक्सीजन। तो हम देखते हैं वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अवायवीय श्वसन में जरूरत नहीं होती। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिख रखा है गलत, यानी हमें गलत वाले को चुनना है, सही वाले को नहीं चुनना। तो ये चीज सही है। एटीपी की मात्रा वायवीय में अधिक होती है, बिल्कुल सही। अवायवीय में कम होती है, ये भी सही है। अंतिम उत्पाद जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है वायवीय में, ये भी सही है। इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है अवायवीय में। ध्यान रखिएगा, अवायवीय में इथेनॉल भी होता है, दूसरे अवायवीय में लैक्टिक एसिड भी होता है। तो यहाँ पे अवायवीय में ये सही होगा। चौथा ऑप्शन यानी अ प्रश्न ही गलत होगा, क्योंकि अगर तीनों सही हैं तो चौथा ही गलत होगा। यहाँ पे देखिए, वायवीय श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और अवायवीय श्वसन होता है कोशिका केंद्र में। तो यहाँ पे ये चीज गलत हो रही है और यही उसका उत्तर होगा, क्योंकि हमें गलत जानकारी निकालनी है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा जहाँ पे स्थिति वायवीय श्वसन की कोशिका द्रव दे रखी है और अवायवीय श्वसन की माइटोकॉन्ड्रिया दे रखी है। मैं आपको शुरू में बताया था कि प्रश्न 17 से लेकर प्रश्न 20 में आपको कुछ स्टेटमेंट दी जाएगी,
यानी ऐसे दिया जाएगा या पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपको समझना है और कोई 5 प्रश्न होंगे। इन 5 में से कोई 4 ही पढ़ना है, यानी 17 मैंने 5 प्रश्न करा दिए जो सभी के लिए करा दिए, लेकिन इन 5 में से कोई 4 ही आपको उत्तर देने हैं। तो ध्यान रखिएगा 17 से लेकर 20 तक यह 4 प्रश्न हैं। इन 4 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। उन 5 बहुविकल्पीय प्रश्न में से कोई 4 ही आपको करना है, ये ध्यान रखिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा करने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा, जो है उसी को सही करने से ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो चलिए 18वें प्रश्न को हल करते हैं। अब हमें यहाँ समझना है धात्विक गुण और अधात्विक गुण। धात्विक गुण जो धातुओं के पास होता है वह क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं। जैसे यह एक धातु है, अगर यह एक इलेक्ट्रॉन को दान करता है तो यह बन जाता है Na पॉजिटिव, जिसे हम धनात्मक आयन कहते हैं। और इसे धनात्मक आयन को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक कैरेक्टर या धात्विक गुण भी कहते हैं। अगर हम देखें समूह में नीचे की तरफ जाएं, अगर हम यहाँ लिखते हैं समूह की बात और यहाँ लिखते हैं आवर्त की बात, तो समूह में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, क्योंकि समूह में हम नीचे की तरफ जाते हैं, आवर्त में हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, समूह में अप से डाउन की तरफ जाते हैं और आवर्त में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। समूह में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे धात्विक गुण जो है, धात्विक गुण बढ़ता है, यानी धात्विक गुण यानी मेटालिक कैरेक्टर या फिर धात्विक गुण जो है वह बढ़ता है। और आवर्त में लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं जाने पर यह धात्विक गुण घटता है, क्योंकि परमाणु का आकार घटता है। अगर अधात्विक गुण की बात करें यानी नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करें, नॉन मेटालिक या फिर अधात्विक गुण की बात करें, तो यहां पे अप से डाउन जब जाएंगे तो अधात्विक गुण जो है वो घटता है, और बाएं से दाएं जाएंगे तो यह अधात्विक गुण बढ़ता है। लेकिन अधात्विक गुण किसे कहते हैं, इसके बारे में यहाँ लिख रखा है और मैं आपको समझाता हूँ कि परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है, जब भी कोई परमाणु, जैसे ये परमाणु है, यह जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका चार्ज जाएगा क्लोरीन माइनस, और इस माइनस के कारण से हम कहते हैं ऋणात्मक आयन, और इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं ऋणात्मकता। तो ऋणात्मकता जो है यानी अधात्विक गुण जो है वो समूह में घटता है और आवर्त में बढ़ता है। इन चारों चीजों को आप ध्यान रखिएगा इस टेबल में, तभी आप आगे के सवाल को कर पाएंगे। आगे प्रश्न को हल करने से पहले एक बार इस ग्राफ को देख लेते हैं। यहाँ लिख रखा है एटॉमिक रेडियस, जिसे हम कहते हैं परमाणु त्रिज्या, और यहाँ पे लिख रखा है एटॉमिक नंबर, जिसे हम कहते हैं परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या लेफ्ट से राइट जो है वह बढ़ रही है, और एटॉमिक रेडियस जो है डाउन से अप जाने पे इस ग्राफ में, यानी ये एक वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और वाई एक्सिस में परमाणु की त्रिज्या बढ़ रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लिथियम की जो त्रिज्या है 152 है, सोडियम की 186 है, पोटेशियम की 231 है, रूबिडियम की 244 है और सीजियम की 262 है, फ्लोरीन की 72 है, क्लोरीन की 99 है, ब्रोमीन की 114 है और आयोडीन की 133 है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब आगे के प्रश्न करेंगे 1 से 5 तक 18 के, जिसमें से हमें कोई 4 करने हैं, लेकिन मैं आपको ये 5 ही कराऊंगा। इन 5 में से कोई 4 ही करना है। तो 18 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक गुण घटते क्रम का सही दर्शाता है। तो अगर धात्विक गुण को देखें, सीजियम, रूबिडियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के, तो यहाँ पे घटते क्रम में हमें सजाना है। तो इस ग्राफ को देख के हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। सीजियम की जो परमाणु त्रिज्या है 262 है, लिथियम की जो परमाणु त्रिज्या है 152 है। धात्विक गुण का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की क्षमता। तो सीजियम का जो नाभिकीय है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान है, क्योंकि इसका परमाणु त्रिज्या बहुत बड़ा है और बड़े होने के कारण से इलेक्ट्रॉन आसानी से छूट जाएगा। लिथियम का जो परमाणु त्रिज्या है वो बहुत छोटा है, और छोटा होने के कारण से इसका जो नाभिक है वो इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसलिए सीजियम जो है उसकी धात्विक गुण अधिक होगा, सीजियम का धात्विक गुण अधिक होगा और लिथियम का धात्विक गुण कम होगा। अब इसके हिसाब से हम उल्टी दिशा में लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे सीजियम, फिर लिखेंगे रूबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम और फिर लिथियम। तो इस तरीके से हम आसानी से सजा सकते हैं धात्विक गुण के बारे में। ध्यान रखिएगा, प्रश्न भले ही 1 नंबर का है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है
वो बहुत महंगा है, बहुत बड़ा है, तभी आप इसको आसानी से कर पाएंगे, अन्यथा सभी बच्चे एक दूसरे से देख के कर लेंगे या फिर इसको छोड़ के आ जाएंगे। आपको एक भी प्रश्न छोड़ेंगे तो आपका 1 नंबर कम हो रहा है बोर्ड में। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है हाइड्रोजन को आधुनिक आवर्त सारणी। 3 तरह की आवर्त सारणी हमने पढ़ी है, डोबर्नियर, न्यूलैंड्स, मेंडलीव्स। उसके बाद चौथी आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी में अल्कली धातुओं के साथ रखा गया है। अल्कली धातु मतलब धातु जो है, हाइड्रोजन जो है वो धातुओं की श्रेणी में रखा गया है और अधात्विक गुण भी यह दर्शाता है। इसका क्या कारण है? तो ध्यान रखिएगा, धात्विक गुण के लिए इसे पॉजिटिव होना पड़ेगा और अधात्विक के लिए नेगेटिव होना पड़ेगा। धात्विक के लिए धनात्मक और अधात्विक के लिए ऋणात्मक। तो यह ऋणात्मक किस केस में होगा? ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब ये हो जाएगा ऋणात्मक, और हाइड्रोजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यानी छोड़ेगा तो ये हो जाएगा धनात्मक। तो यहाँ पर आपको इस चीज को ध्यान में रखते हुए अच्छे से बताना है। यहाँ लिखा है हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ता है तो वह ऋणात्मक होगा। ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक के लिए मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ही ऋणात्मक होता है, छोड़ने के बाद ऋणात्मक नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देता है, अल्कली आयन के जैसे, और धनात्मक हो जाता है। ध्यान रखिएगा, धनात्मक के लिए इलेक्ट्रॉन को छोड़ना जरूरी है, लेकिन हमें यहाँ कहा गया है अधात्विक गुण। अधात्विक गुण मतलब धनात्मक नहीं, हमें ऋणात्मक खोजना है। तो यह ऑप्शन धनात्मक के बारे में बता रहा है, लेकिन हमें ऋणात्मक खोजना है, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब सी में हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से लेकर हैलोजन के जैसा ऋणात्मक हो जाता है। अब लेने की बात हो रही है, जब भी कोई तत्व 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो वह ऋणात्मक होता है, तो हाइड्रोजन का यह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह ऑप्शन हो जाएगा सी सही है। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से लेकर हैलोजन के जैसा ऋणात्मक आयन बना लेता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा मशक्कत लगेगी आपको समझने में, बट आप इसको दोबारा से देखिए, थोड़ा सा बैक साइड में जाइए और दोबारा देखिए। अगर आपको फिर भी ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तभी मैं समझ पाऊंगा कि मैं आपको दूसरे तरीके से बता सकूं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक ऋणात्मकता है? ऋणात्मकता का मतलब आप समझ गए होंगे कि कौन इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ ले सकता है। आसानी से लेने के लिए उसकी जो त्रिज्या है वह छोटी होनी चाहिए। जब छोटी होगी तभी नाभिक जो है वह इलेक्ट्रॉन को ले पाएगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जो त्रिज्या है आयोडीन की सबसे बड़ी है और फ्लोरीन की सबसे छोटी है। बड़ी त्रिज्या होने के कारण जब इलेक्ट्रॉन आयोडीन के पास आएगा तो वह इलेक्ट्रॉन को अपने पास अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा। इस कारण से आयोडीन से ज्यादा ऋणात्मक फ्लोरीन होगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या कम है और यह इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपने समीप पकड़ लेगा। तो फ्लोरीन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हैलोजन तत्वों में समूह से नीचे जाने पर, हैलोजन तत्वों में समूह से नीचे जाने पर ऋणात्मकता होने की क्रमिक परिवर्तन के कारण की पहचान कीजिए। हैलोजन में जब हम ऊपर से नीचे, समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो ऋणात्मकता जो होती है उसकी पहचान करिए कि कैसे होती है, वो क्यों होती है और क्या कारण है उसका। तो यहाँ पे लिखा है जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं, यहाँ पे समूह की बात हो रही है, समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो ऋणात्मकता बढ़ती है, क्योंकि परमाणु का आकार घटता है। ध्यान रखिएगा, परमाणु का आकार घटता नहीं है, बढ़ता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन को खोने की प्रवृत्ति घटने के कारण, इलेक्ट्रॉन को खोने की प्रवृत्ति घटने के कारण समूह में ऋणात्मकता घट जाती है। इलेक्ट्रॉन की खोने की प्रवृत्ति नहीं होती, इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति होती है। क्योंकि यह हैलोजन है तो इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति उनके पास होती है, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी है परमाणु त्रिज्या में वृद्धि के कारण ऋणात्मकता घट जाती है। तो ये हमें पता है कि समूह में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो उनकी जो परमाणु त्रिज्या है वह बढ़ती है और बढ़ने के कारण से ऋणात्मकता घट जाती है। बढ़ने के कारण से यह नए इलेक्ट्रॉन को अपने पास एकत्रित नहीं कर पाते, इसलिए इनकी ऋणात्मकता घट जाती है। तो यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो है परमाणु त्रिज्या में वृद्धि के कारण। परमाणु त्रिज्या वृद्धि होती है, समूह में वृद्धि होती है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, और इस कारण से ऋणात्मकता घट जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। तो यह ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अब पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं, 18वें के पांचवें की तरफ। फ्लोरीन का जो त्रिज्या है वो दे रखा है 72 पिकोमीटर
और लिथियम की त्रिज्या है 100 मीटर। अब ये पीएम जो लिख रखा है इसका अर्थ क्या है? पीएम का अर्थ है 10 की पावर -12 मीटर। तो 10 की पावर -12 मीटर करेंगे तो पिकोमीटर हो जाएगा। और यह फ्लोरीन की त्रिज्या है और यह लिथियम की त्रिज्या है। मतलब फ्लोरीन और लिथियम को देखा जाए तो छोटा परमाणु त्रिज्या वाला तत्व कौन है ये हमें बताना है। तो पहला है फ्लोरीन और लिथियम एक ही समूह में आते हैं, परमाणु आकार समूह में नीचे की ओर। तो परमाणु पहले तो फ्लोरीन और लिथियम जो है वह एक समूह में नहीं आते, तो समूह का ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा। ए और सी पहले ही गलत हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों एक समूह में ना आके आवर्त में आते हैं। तो अब बी ऑप्शन को देखते हैं। फ्लोरीन और लिथियम एक ही आवर्त में है, ठीक है, ये भी एक ही आवर्त में है और यहाँ भी लिख रखा है एक ही आवर्त में है। लेकिन आवर्त के दौरान बाएं से दाएं परमाणु आकार बढ़ जाता है। आवर्त के दौरान बाएं से दाएं जब जाते हैं परमाणु आकार बढ़ जाता है, यह गलत है। यह परमाणु आकार घटता है, इसलिए यहाँ पे यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए बी सी ना होके डी होगा, जो लिखा है फ्लोरीन और लिथियम एक ही आवर्त में होते हैं और आवर्त के दौरान परमाणु आकार त्रिज्या बाएं से दाएं घट जाती है। तो यह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 18 के भी हमने 5 प्रश्न कर लिए, इन 5 में से कोई 4 ही आपको बोर्ड में करना है। चलिए बच्चों, अब 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सुमति जो है वो रात के समय तारे देखना चाहती है। रात के समय तारे देखना चाहती है, यह उसने ठाना है और उसने इसके लिए एक दूरबीन बनाने का निश्चय किया है। और जब रात के समय तारे देखने के लिए उसने दूरबीन बनाने का निश्चय किया है तो यहाँ पे 2 तरह की दूरबीन का वर्णन आपको दिया गया है। पहला दूरबीन है अपवर्तक दूरबीन। अपवर्तक दूरबीन लेंस की सहायता से बनाई जाती है और परावर्तित दूरबीन जो है वो दर्पण की सहायता से बनाई जाती है। अपवर्तक दूरबीन लेंस की सहायता से और परावर्तित दूरबीन दर्पण की सहायता से। अब दूरबीन बनाने के लिए उसने 2 लेंस लिए हैं, एक L1 और L2। L1 लेंस बड़ा है और L2 लेंस जो है वह छोटा है। L1 लेंस पे जब भी कोई पिंड है जो जिसके पास प्रकाश है वह प्रकाश आता है तो L1 लेंस उस प्रकाश को मोड़ के कुछ इस तरीके से L2 के ऊपर लेके आता है और L2 लेंस उस मोड़े हुए प्रकाश को यहाँ पे बड़े आकार में हमारी आंखों के सामने रखता है तो हमें आसानी से दिखाई देता है। तो 2 लेंस है L1 और L2। L1 जो है वो प्रकाश को मोड़ता है L2 की तरफ और L2 जो है उस मोड़े हुए प्रकाश से बड़ा आकार बना के हमें प्रतिबिंब दिखाता है। यहाँ बड़ी मुश्किल की बात यह है कि L1 और L2 लेंस हम रख तो लें, लेकिन यहाँ पे साइज देखना होगा और इस यहाँ पे उनका वजन देखना होगा, क्योंकि एक टेलीस्कोप को हमें हाथों में लेके देखना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास कोई नया दूसरा स्टैंड नहीं है क्योंकि हम इसे घर बना रहे हैं। तो चलिए अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला ये प्रश्न यहाँ पे ये पूछा गया है, दिखाए गए आरेख के आधार पर, ये जो आरेख आपको दिख रहा है L1 और L2, इसके आधार पर सुमति ने दूरबीन बनाने के लिए, सुमति जो है वो दूरबीन बनाने के लिए किस लेंस की आवश्यकता होगी। तो सुमति ने कुछ इस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। तो ये जो लेंस होता है ये उत्तल लेंस होता है और इस प्रकार का जो लेंस होता है ये अवतल लेंस होता है। तो यहाँ पे इस लेंस का यूज किया गया है L1 और L2 में, तो ये उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। प्रश्न 19 में L1 और L2 की शक्तियों का अनुपात जो है वो 4/1 हमें दिया गया है और यहाँ पूछा गया है कि L1 और L2 की फोकल लंबाई का अनुपात कितना होगा। तो L1 और L2 की शक्ति 4/1 दिया गया है और L1 और L2 की फोकल लेंथ का अनुपात हमें निकालना है। तो हमें ये पता है कि पावर का मतलब होता है P = 1/f, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। तो पावर ऑफ लेंस 1 का होगा 1/f1, पावर ऑफ लेंस 2 का होगा 1/f2। यहाँ मैं लिख देता हूँ, पावर का होगा, पावर ऑफ लेंस 1 होगा 1/f1 और पावर ऑफ लेंस 2 होगा 1/f2। अगर हम देखें P1/P2 को तो ये होगा 4/1 जो कि बराबर होगा 1/f1 1/f2 के। तो अगर हम देखें F2/f1 जो होगा, यहाँ हम देखेंगे तो F2/f1 जो होगा 4/1 होगा, इसलिए F1/f2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4, 1:4। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/4 यानी ऑप्शन बी। अब प्रश्न 19 के तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। एक लेंस का 7 आवर्धन, एक लेंस के 7 आवर्धन मैग्निफिकेशन का सूत्र क्या होता है। तो आवर्धन का जो सूत्र होता है वह इसका जो वैसे देखा जाए तो इसका डेफिनेशन पूछा गया है। यहाँ लिखा है वस्तु की ऊंचाई और छवि की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई और छवि की ऊंचाई h' को देखें तो यही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन जाता है। तो 19 का उत्तर 1 हो जाएगा। वस्तु की ऊंचाई
और छवि की ऊंचाई के अनुपात, इसे हम आवर्धन या मैग्निफिकेशन कहते हैं। चलिए प्रश्न 19 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सुमति ने लेंस के साथ कुछ प्रारंभिक प्रयोग किए हैं। जो उसने टेलीस्कोप बनाया उसके साथ उसने कुछ प्रारंभिक प्रयोग किए, जिसमें लिखा है आईपीस का आवर्धन, यानी आईपीस का जो आवर्धन है, मैग्निफिकेशन है, वह 3 है। तो मैग्निफिकेशन आईपीस का हमारे पास 3 है। और आईपीस यानी आईपीस की जो प्रयोग किया उसमें 24 सेंटीमीटर की दूरी पे एक छवि मिली है। तो 24 सेंटीमीटर की दूरी पे एक छवि मिली है और हमें निकालना है वस्तु की दूरी क्या होगी। तो हमें ये पता है m जो होता है, आवर्धन जो होता है, वो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के बराबर होता है। तो यहाँ हो जाएगा आवर्धन 3 है हमारे पास, प्रतिबिंब की दूरी 24 और वस्तु की दूरी हमें निकालनी है। तो यहाँ हम देखेंगे कि वस्तु की दूरी जो होगी वो होगी 24/3, जो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। 19 का यह 5वां प्रश्न है। सुजाता ने दूरबीन के लिए इतने मोटे लेंस, ध्यान रखिएगा, एक होता है मोटा लेंस और यहाँ लिखा है इतने मोटे लेंस। तो मोटा लेंस का वाकई मतलब मोटा हो गया, और इतना मोटा लेंस का मतलब इतना भी मोटा नहीं है, काम चलाऊ मोटा है। तो इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसी शब्द को कठोरता से इस्तेमाल किया गया है और इसी प्रश्न के कारण से कई बच्चों के, जिनके 100 में से 100 आ सकते हैं, उनके 95-98 रह जाएंगे, क्योंकि यह प्रश्न इतना मोटा और मोटा में भी अंतर को स्पष्ट कर रहा है। तो यहाँ लिखा है सुजाता ने दूरबीन के लिए इतने मोटे लेंस नहीं खरीदे, मतलब मोटा लेंस लिया लेकिन इतना भी मोटा नहीं लिया और उन्हें पॉलिश कर लिया। तो लेंस के चयन के साथ उसे क्या फायदा होगा। तो लिखा है यहाँ पे उसे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मोटा लेंस स्पष्ट चित्र देगा। तो मोटा लेंस होने से स्पष्ट चित्र नहीं आएगा, क्योंकि जब जितना मोटा लेंस होगा उसका जो आवर्धन होगा वह अधिक होगा, और आवर्धन होने के कारण से चित्र जो है वह कहीं और इतर बितर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है मोटे लेंस को टेलीस्कोप को संभालना आसान बना दिया है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि जब हम मोटे लेंस का इस्तेमाल करेंगे, जो टेलीस्कोप है उसका वजन पूर्ण रूप से बढ़ जाएगा, अधिक होने के कारण से उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है इतना मोटा लेंस दूरबीन को बहुत भारी बनाता और प्रकाश की काफी मात्रा को भी पारित करने की अनुमति देता है। तो यह सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इतना मोटा लेंस नहीं है, बहुत मोटा नहीं है, इतना मोटा जरूर होना चाहिए ताकि आवर्धन हो सके और प्रकाश की काफी मात्रा में पारित कर सके, वह ले जा सके। क्योंकि अगर हम प्रकाश को पारित नहीं करेंगे और एक धुंधली ग्लास से देखेंगे तो प्रकाश आ भी नहीं पाएगा। तो यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चौथे ऑप्शन को देखते हैं, इतने मोटे लेंस उसे अधिक आवर्धन देगा। तो ये अधिक आवर्धन की हमें जरूरत नहीं है, इतना मोटा लेंस के अधिक आवर्धन की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 19वें का सी सही है। चलिए अब 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वें प्रश्न में भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इन 5 बहुविकल्पीय प्रश्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों के जवाब हमें देने हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे आप सभी को बता रहा हूँ तो मैं 5 ही सवाल करूंगा, लेकिन यहाँ लिख रखा है परिनालिका के बारे में। तो परिनालिका कुछ बेलन आकार होती है और तांबे की एक लेयर चढ़ी होती है। तो मैं आपको यहाँ पे एक ड्राइंग बनाता हूँ कि यह है बेलनाकार परिनालिका, जिसको हमने यहाँ पे की लगा दिया और यहाँ पे लगा दी बैटरी। तो ये हो गई परिनालिका। परिनालिका में ये कुछ बेलन आकार का है और यहाँ पे हमने लगा रखा है चीनी मिट्टी का बेलनाकार नालिका, जिसपे तांबा लपेट रखा है। जब परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है, यानी विद्युत धारा जब भी प्रवाहित करते हैं, तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और यह जो चुंबकीय क्षेत्र है यह लगभग समान होता है, अंदर लगभग समान होता है और बाहर जो है वह शून्य के करीब हो जाता है, यानी कम हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर बन जाता है जो एक बराबर होता है और बाहर जो है वह शून्य के करीब हो जाता है। तो यहाँ पैराग्राफ के माध्यम से यहाँ मैंने आपको बताया कि परिनालिका किसे कहते हैं, यहाँ मैंने बताया कि परिनालिका में हो क्या रहा है। अब यहाँ बताऊंगा परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र जो है वह किसके समान होता है, चुंबक की पट्टी के समान होता है। चुंबक की पट्टी यानी ये जो चुंबक की पट्टी है नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके समान होता है। और जैसे चुंबक की पट्टी में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, सेम वैसे ही सेम उसी प्रकार से परिनालिका में भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बन जाते हैं। तो यहाँ पर परिनालिका के बारे में बता दिया। अब मैं कह रहा हूँ परिनालिका में उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र कुछ कारकों पर निर्भर करता है। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वह कुछ कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला कारक है विद्युत धारा, यानी उसके अंदर कितना करंट जा रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है।
दूसरा है उसकी लंबाई और कितना तांबा का घूर्णन यानी कितने तांबा उसमें लपेट रखा है, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये दो चीजों पर निर्भर करता है। अब परिनालिका के विद्युतीय धारा को चुंबकीय क्षेत्र की भिन्नता को देखते हुए इस प्रयोग के लिए यह ग्राफ बनाया गया है। तो इस ग्राफ को समझने के लिए यहाँ बताता हूँ, करंट मतलब विद्युत धारा जा रही है, यह 0.1, 0.2, 0.4 से लेकर आगे 0.2 तक है और एम्पेयर में मापा गया है। और यह है चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए 0.2 एम्पेयर करंट है, तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ यहाँ पे है 3 के पास। तो सेम ऐसे ही यह एक ग्राफ बनाया गया है जिसमें करंट बढ़ाया गया है, और जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता है। तो चलिए अब प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, एक रेखीय परिनालिका यानी एक रेखीय सोलेनॉइड में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण देखा जाता है। तो अब मैंने आपको बताया कि एक परिनालिका के अंदर हम करंट यानी विद्युत धारा देते हैं। विद्युत धारा देने के बाद वह चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाता है, और वह चुंबकीय ऊर्जा जो है उससे हम कुछ चीज घुमा सकते हैं। यानी अगर हम फैन को देखें, पंखे को देखें, तो हम इसके अंदर दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद पंखे का जो मोटर है उसमें बनता है मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक एनर्जी, और यह जो मैग्नेटिक एनर्जी है उसको घुमाने में काम आती है। तो इसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी को हम कह रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा। सो इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत धारा की ऊर्जा को हमने इस्तेमाल किया यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका उत्तर यहाँ सही हो जाएगा सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए रेखीय परिनालिका का इस्तेमाल किया जाता है। 20वें का दूसरा पार्ट है, यदि नरम लोहे की पट्टी को परिनालिका में अंदर रखा जाए तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है लघु परिपथ यानी पूर्ण परिपथ अगर हो जाए यानी क्लोज सर्किट हो जाए तो लोहे की पट्टी में बिजली के झटके उत्पन्न होंगे। तो बिजली के झटके तो उत्पन्न नहीं होंगे। मान लीजिए कि हमारा पंखा है, उसमें सोलेनॉइड है, और हम जैसे ही करंट पास करेंगे तो पंखा घूमेगा, लेकिन उसके बिजली के झटके तो कुछ नहीं महसूस होंगे। तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, जब एक परिपथ में विद्युत धारा होगी, मतलब जब तक उस पंखे में विद्युत धारा होगी तब तक लोहे की पट्टी चुंबकित हो जाएगी। लोहे की पट्टी यानी उसके अंदर लोहे की पट्टी जो बन जा रही है वह चुंबकित हो जाएगी। तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे के प्रश्न को भी देख लेते हैं, क्या पता इससे आगे वाले जो ऑप्शंस हैं वो उससे भी सही हो। इसलिए हमें सारे ऑप्शंस को देखने हैं परीक्षा में, क्योंकि पहला ऑप्शन अगर सही है तो हो सकता है कि दूसरा तीसरा ऑप्शन उन पहले वाले ऑप्शन से भी सही हो। तो तीसरा ऑप्शन की तरफ जाते हैं। लोहे की पट्टी को स्थायी रूप से चुंबकित किया जाता है। तो स्थायी रूप से चुंबकित तो नहीं होगा, क्योंकि यह स्थायी चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा, या जब तक विद्युत धारा होगी तब तक ही चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी है, लोहे की पट्टी किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा। तो लोहे की पट्टी को जब हम परिनालिका के अंदर डालते हैं तो उसमें प्रभाव ये होता है कि वह चुंबक बन जाता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि चुंबक नहीं बना। तो ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। जब तक परिपथ में विद्युत धारा होगा तब तक लोहे की पट्टी को चुंबकित किया जा सकता है। अगला प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, परिनालिका के अंदर निर्मित चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आप किसके समान समझते हैं कि यह जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह किसके समान होगा। तो चुंबक की पट्टी के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र के समान होगा, या फिर सीधे चालक की विद्युतीय धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, या फिर विद्युतीय धारावाही वृत्ताकाश प्रवास। तो सीधा चालक मतलब एक सीधा करंट जा रहा है एक वायर में उसके तरह, या फिर एक लूप में करंट जा रहा है उसकी चुंबकीय धारा की तरह, या फिर चुंबकीय धारा आकार पे निर्भर नहीं करती। तो इन तीनों में से अगर देखें तो चुंबक की पट्टी जो होगी, मतलब सोलेनॉइड जो है उसके अंदर एक लोहे को डाल दिया जाए तो यह चुंबक की पट्टी की तरह कार्य करेगा, जिसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव बनेगा। तो यह हमने जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस ऑप्शन को, ये जो लिखा है, जो कंटेंट लिखा है उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके कई सारे उत्तर तो आसानी से हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, जब बहुत बड़ा प्रश्न होता है तो उस बड़े प्रश्न को देख के वैसे ही छोड़ देते हैं कि यह तो हमें नहीं आएगा। लेकिन यही आपकी गलती होगी जब आप बड़े प्रश्न को छोड़ देंगे, क्योंकि उत्तर उसी में मिल जाएगा आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा
चुंबक की पट्टी के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है वही परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसके बराबर होता है। अगला प्रश्न है 20वें का चौथा पार्ट। ग्राफ में विश्लेषण करने के बाद एक छात्र निम्नलिखित कथनों को लिखता है। कथन लिखे हैं उसने, इन चार में से कौन सा सही कथन है ये हमें चुनना है। तो ग्राफ की तरफ देखते हैं, ये ग्राफ यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की बात करी गई है और यहाँ पे करंट की बात करी गई है। तो करंट मतलब विद्युत धारा की बात करी गई है। पहला कथन लिखा है किसी बच्चे ने, परिनालिका द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत के परिपथ अनुपारित होगा, मतलब उल्टा होगा। तो उल्टा तो नहीं होगा, जैसे जैसे हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी यह कथन ए गलत हो जाएगा। बी कथन कहता है परिनालिका द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र सीधे विद्युत के समानुपाती होगा। समानुपाती का अर्थ है कि जैसे जैसे हम विद्युत धारा बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी यानी चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा। तो यह ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है। तो बी ऑप्शन को हम निशान लगा के रखते हैं कि यह सही है। आगे के ऑप्शन को देखते हैं। परिनालिका द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत के वर्ग के सीधे अनुपातिक। विद्युत का वर्ग का मतलब जब भी विद्युत का वर्ग बनेगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ध्यान रखिएगा, ग्राफ ऐसा नहीं बन रहा है इसलिए वर्ग तो नहीं होगा, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। परिनालिका द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत के स्वतंत्र होगा, मतलब कितना भी आप विद्युत धारा उसके अंदर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा, मतलब इसका कोई भी असर चुंबकीय धारा यानी चुंबकीय क्षेत्र पे नहीं पड़ेगा। तो यह ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन हो रहा है बी सही। तो यहाँ पे हम देखेंगे केवल डी सही है, केवल ACD सही है, केवल AB सही है और केवल बी। तो केवल बी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। यह कई बार बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, यह 4 कथन दे रखे हैं, तो इन कथन को देख के बच्चे टिक कर देते हैं, लेकिन इन कथन को देखने के बाद हमें ऑप्शन जो है वो यहाँ दे रखे हैं। तो ये ऑप्शंस देखने के बाद हम कह पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। बच्चे इसी को देख के कर देते हैं और बच्चे गलत कर आते हैं और पेपर में उनको नंबर नहीं मिलते हैं, उनको आते के बाद भी नंबर नहीं मिलते हैं। चलिए 20वें का 5वां पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको भी करें। ग्राफ में से बताए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अगर आप इस ग्राफ को देखें और इन कथनों को देखें तो कौन सा कथन सही है यह हमें ढूंढना है। 0.8 एम्पियर की विद्युत धारा के लिए चुंबकीय क्षेत्र 13 MT है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 0.8 एम्पियर, तो ये हो गया 0.8 एम्पियर और चुंबकीय क्षेत्र 13 MT है। तो देखते हैं 0.8 एम्पियर को ऊपर जाने पे हाँ यहाँ पे 13 MT आ रहा है। तो यह ऑप्शन सही है। अगर आपके पास स्केल है तो आप यहाँ पे स्केल रखेंगे तब भी आप ध्यान से देख सकते हैं कि सीधी रेखा जो है वो 13 MT के पास जा रही है। देखिए 12 ये रहा, यहाँ बीच में 13 होगा, यहाँ पे 14 होगा। तो यह ऑप्शन सही है। आगे के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अधिक विद्युतीय धाराओं के लिए चुंबकीय क्षेत्र गैर रेखिक बढ़ता है। गैर रेखिक का मतलब है कि इसमें रेखा नहीं बनकर कुछ ऐसे होता है। तो यह ऑप्शन बी गलत है क्योंकि रेखा तो कुछ सीधी बन रही है। सी 0.8 एम्पियर की विद्युत धारा के लिए चुंबकीय क्षेत्र 1.3 MT है। ध्यान रखिएगा 1.3 MT यानी 0 ये है 2 ये है, तो 1.3 कुछ यहाँ पे आएगा। तो यहाँ तो कुछ है नहीं, 0.8 पे यहाँ पे तो नहीं है, ऊपर है। तो यह ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। फिर है डी 0.8 एम्पियर विद्युत धारा में चुंबकीय क्षेत्र को खोजने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। तो पर्याप्त जानकारी तो है हमारे पास। देखिए 0.8 एम्पियर करंट प्रवाहित करने पे विद्युत धारा हो रही है 13 MT। तो 13 MT यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो अमाउंट है वो है 13 MT। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र जो आ रहा है वह 13 MT आ रहा है। मैंने बहुत मेहनत करके यह वीडियो बनाई है। आखिरी तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से जल्दी आप और भी लोगों को और भी बच्चों को शेयर करिए ताकि मेरी मेहनत उन बच्चों को भी मिले जो बच्चे ढूंढ रहे हैं कि हिंदी मीडियम का सैम्पल पेपर कौन सॉल्व कराएगा और कैसे सॉल्व कराएगा। कई बच्चों का मेरे पास मैसेज आया है कि आप हिंदी सैम्पल पेपर को, नमूना प्रश्न पत्र को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। मैं भी कोशिश कर रहा हूं। आप मुझे कमेंट लिख के बताइए कि यह वीडियो कैसे लगी और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और जितने भी बच्चे आपको जानते हैं, जिनको भी आप जानते हैं, उन सभी को शेयर करिए। धन्यवाद।